औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी। एक मैंने इंग्लिश पे बनाई थी जिसमें हमने क्लास 5th से लेकर क्लास 8 तक के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक को हमने कवर किए थे। और फिर उसके बाद सेकंड वीडियो जो हमने बनाई थी वो साइंस की बनाई थी। और ये दोनों का वेटेज जो है वो 25 to 20% है हर टेस्ट में। आज हमारी जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन है जिसमें हमने क्लास 5th और क्लास 6 को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th और क्लास 8 के टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस को। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ हम। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। द फर्स्ट पॉइंट इज cortex is present between epidermis and vascular bundle। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास टेप रूट्स। ये वो ट्रीज होते हैं जिनकी रूट्स डाउनवर्ड ग्रोथ करते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास फेब्रस रूट्स जिसमें हमारे पास ग्रासेस और वीट के जो रूट्स है वो आते हैं और ये थ्रेड लाइक होते हैं, यानी बारीक बारीक से होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास वो है सरगोदा इज द लार्जेस्ट बेनियान ट्री कंटेनिंग या कवरिंग 3 एकड़ एरिया। फिर है हमारे पास जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर। ये हमारे पास डेड पार्ट ऑफ द प्लांट है एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ वुड। और फोर्थ जो पॉइंट है वो है हमारे पास फ्लेम ट्रांसपोर्ट फूड एंड कैन गो अप एंड डाउन एट द सेम टाइम, यानी ये दोनों तरफ में, दोनों डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। जबकि जालम जो है वो सिर्फ एक वक्त में एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द क्लोरोफिल ऑफ लीव्स, यानी जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं वहाँ पर होता है। और इसका जो रिएक्शन है वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन द फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा यहाँ से फिर हमें एक पता चलता है कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इन दो चीज़ों की फोटोसिंथेसिस को ज़रूरत होती है। जब वो दोनों चीज़ आपस में मुहैया करते हो तो वो सनलाइट की मौजूदगी में ये प्रोसेस करता है और आपको फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और इसका जो रिएक्शन है वो है बिल्कुल अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो है ग्लूकोज हमारे पास ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में और इसके साथ साथ या अल्कोहल बनाता है या लैक्टिक एसिड बनाता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो हम सांस लेते हैं वो वाली नली है, नॉस्ट्रल के जरिए लेते हैं, फिर नेजल कैविटी आती है, फिर लेरिंग्स आते हैं। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या वोकल बॉक्स भी कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को वाइंड पाइप भी कहते हैं। फिर उसके बाद ब्रोंकाई आती है, फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर लंग्स और फिर अल्वेओलाई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ ऑल ऑफ और अल्वेओलाई विल बी इक्वल टू डेट ऑफ अ टेनिस कोर्ट। अगर हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी अल्वेओलाई होती है अगर उनको हम इस तरह ज़मीन पर रख दे एक एक को तो ये हमारे पास एक टेनिस कोर्ट के जितना एरिया को कवर कर लेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन जो है वो 55% प्लाज्मा है, 1% WBC और प्लेटलेट्स है और 44% उसके अंदर मौजूद है रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आरबीसी। आरबीसी डिस्क शेप्ड होते हैं और ये ऑक्सीजन को कैरी आउट करते हैं। WBC यानी वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये इरेगुलर इन शेप होते हैं और ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी इरेगुलर इन शेप होते हैं और ये हमारे पास इट इज़ हेल्पफुल इन स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स। ये हमारे पास क्लॉट्स बनाते हैं जो कि जब ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने में मदद फराहम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज किसे कहते हैं? इट दोज वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और जब अवे फ्रॉम द हार्ट होगी तो टुवर्ड्स द बॉडी होगी।
और ये हमारे पास अक्सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो कि हार्ट से कनेक्टेड होती है लंग्स तक, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास वेंस। वेंस जो होते हैं वो कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये नहीं, ये सारे बॉडी से ब्लड को कैरी करते हैं और लेके आते हैं हार्ट की तरफ। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन जो होता है ये लंग्स और हार्ट के बीच में होता है। ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और हार्ट तक पहुंचाता है, और फिर हार्ट सारे बॉडी के अओर्टा के थ्रू सारे बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है ये इतने बारीक होते हैं, ये भी वेसल्स होते हैं और इतने बारीक होते हैं कि इसमें सिर्फ एक वक्त में एक आरबीसी ही फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट। हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है, और ये 5 लीटर ऑफ ब्लड जो होती है वो तकरीबन हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। और फिर है इसके 4 पोर्शन है, 4 चेम्बर्स है। अपर वन जो है वो आर्टरीज होते हैं और नीचे जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। और इसमें जो हमारे साथ लेफ्ट साइड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और जो राइट वाला साइड होता है ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। और यहाँ पर होती है अवोर्टा जो कि पूरे बॉडी में फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमारे पास स्किन होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन भी फिर डिफरेंट लेयर्स में होते हैं। हमारे पास जो सांस की नली है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी मौजूद है, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पर भी ये मौजूद होते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उसमें हमारे पास WBCs आते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, और उसके साथ साथ केमिकल्स आते हैं और फेवर आती है। दोस्तों फेवर जो है ये एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक अलार्मिंग यानी ये एक वार्निंग सिस्टम है। हमारे बॉडी को यह खबरदार करती है कि जो पैथोजेंस है उन्होंने अटैक कर दिया है, तो उसको किल करने के लिए वो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देते हैं। जब वो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो जो पैथोजन होते हैं वो अक्सर किल हो जाते हैं, वहाँ पर ही मारे जाते हैं। तो ये भी एक इम्यून सिस्टम है, एक लाइन ऑफ डिफेंस है हमारे पास। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं या नेचुरल इम्यूनिटी भी कह सकते हो। थर्ड जो होती है वो हमारे पास होती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस लर्नड इम्यूनिटी होती है, या उसको कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी हम उसको कह सकते हैं। इसमें हमारे पास टी सेल एंड बी सेल्स होते हैं। बी सेल का काम ये होता है कि ये अटैक आउटसाइड द सेल, और टी सेल इनसाइड द सेल उसको अटैक करता है। और टी सेल डायरेक्टली अटैक करता है पैथोजन के ऊपर सेल के अंदर। और बी सेल्स जो होते हैं ये एंटीबॉडी स्टार्ट करते हैं, यानी ये किस तरीके से मारते हैं, ये पैथोजन को उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं और फिर वही एंटीबॉडीज उसको किल करती है, उस पैथोजन को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? ये वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो हम अपने मदर से बारो करते हैं थ्रू प्लेसेंटा। टाइफाइड क्या होता है? ये हमारे पास सल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होती है, ये बैक्टीरिया टाइफाइड की बीमारी लगाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गोल्ड इज द मोस्ट मिलिएबल मेटल, यानी गोल्ड जो है वो मोस्ट मिलिएबल मेटल। मिलिएबल का मतलब है कि वो मेटल जो कि शीट्स में हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे मेटल को कहते हैं मिलिएबल मेटल, और ये मेटल्स की करेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एटम्स के मॉडल। अच्छा, सबसे पहले है जो हमारे पास मॉडल था वो था सॉलिड स्फेयर मॉडल, जो कि जॉन डाल्टन ने पेश किया था 1803 में। फिर नेक्स्ट था हमारे पास प्लम पडिंग मॉडल, जो कि जे थॉमसन ने 1904 में पेश किया था। फिर था न्यूक्लियर मॉडल जो कि रदरफोर्ड ने पेश किया था 1911 में। फिर उसके बाद है प्लेनेटरी मॉडल जो कि नील बोहर ने पेश किया था 1913 में। फिर उसके बाद है क्वांटम मॉडल जो कि एरवन श्रोडिंगर ने पेश किया था 1926 में। फिर उसके बाद है हमारे पास नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी या तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन दोनों में से किसी एक को भी ले लो तो वो एटॉमिक नंबर बन जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो नंबर होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के मजमूए को क्या कहते हैं? मास नंबर। और ये जो मास नंबर होता है ये हमारे पास रिप्रेजेंट होता है ए के ज़रिए, और
एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के जरिए। यानी ये अगर हमारे पास एक एलिमेंट है X, X के ऊपर जो यहाँ पर लेकर जाता है वो एटॉमिक मास होता है, और यहाँ पर नीचे जो लेकर जाता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है Z। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम कैसे मालूम करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी A माइनस जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो इसका फार्मूला है हमारे पास 2n², और ये k से हमारे पास स्टार्ट होते हैं, यानी k हमारे पास 1 होगा, l हमारे पास 2 होगा, यानी n इज इक्वल टू 1 जब हमारे पास होगा तो 1² का 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 is 2, यानी k में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर उस तरह जो l है, l के लिए हमारे पास n का नंबर 2 है, तो n का 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 is 8, यानी l में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरीके से आप लोगों ने आगे उसको लेके जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास एनाइन। एनाइन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और केटायन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसलिए इसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इट इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एटम। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। लेमोनेड क्या होता है, लेमोनेड में हमारे पास वाटर होता है, शुगर होता है, और उसके साथ साथ लेमन जूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेंचर आयोडीन। टेंचर आयोडीन में क्या क्या होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, अक्सर रिपीट हुआ है कि टेंचर आयोडीन में क्या होता है, एक तो आयोडीन होता है और आयोडीन के साथ क्या होता है, अल्कोहल, और ये एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं हम, यानी अगेंस्ट द पैथोजन हम यूज करते हैं। फिर है हमारे पास गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड ज्वेलरी जो हमारे पास होती है ये एलॉय है, और इसमें 80% गोल्ड होता है और 20% सिल्वर होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एलॉय। नेक्स्ट है हमारे पास टर्पेंटाइन इज अ सॉल्वेंट इज यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ पेंट्स इंक्स एंड डाई। टर्पेंटाइन जो होती है ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, और ये प्रोडक्शन ऑफ पेंट इंक और डाइज में यूज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन इज नॉट ओनली फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सोल्यूशन जो हमारे पास होते हैं ये सिर्फ लिक्विड स्टेट में नहीं होते, बल्कि ये गैस और सॉलिड के स्टेट में भी होते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक जरूर आएगा इस टेस्ट में। सबसे पहले हमारे पास गैस एंड गैस, यानी गैस एंड गैस का एग्जांपल किया है हमारे पास एयर, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होते हैं जो कि दूसरे गैसेस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं गैस एंड गैस सोल्यूशन का एग्जांपल किया है एयर। नेक्स्ट है हमारे पास गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड का एग्जांपल किया है जब हमारे पास वाटर में ऑक्सीजन जब डिजॉल्व होता है तो ये क्या होता है, गैस इन लिक्विड, यानी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, गैस इन लिक्विड। थर्ड है हमारे पास गैस इन सॉलिड। जब हाइड्रोजन पैलेडियम में हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ मिक्स होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड एंड गैस। अब लिक्विड एंड गैस का एग्जांपल क्या है, ह्यूमिड एयर। जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो वहाँ से वेपर्स निकलते हैं, और वही वेपर्स फिर एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ मिलते हैं तो उसको कहते हैं ह्यूमिड एयर, और ये हमारे पास एग्जांपल है लिक्विड एंड गैस का। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जांपल किया है अल्कोहल, जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं यानी लिक्विड वाटर में जब हम सॉरी अल्कोहल में जब हम थोड़ा सा वाटर में ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड सॉलिड कौन सा है हमारे पास, जो डेंटल फेलिंग्स होती है, यानी मर्करी को जब हम सिल्वर में ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड एंड गैस
उसका एग्जांपल है हमारे पास स्मोक। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड, इसका एग्जांपल है सॉल्ट वाटर। और सॉलिड एंड सॉलिड के एग्जांपल है मेटल एलाई, जिस तरह के गोल्ड हो गया हमारे पास 80% गोल्ड और 20% सिल्वर, दोनों सॉलिड है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि डिसॉल्व होते हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, और उस वक्त जो टेम्परेचर होगी वो भी स्पेसिफिक होगी, यानी हर टेम्परेचर पर नहीं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं एक मखसूस क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूट। ये है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग है सॉल्युबिलिटी को, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। उसमें एक है हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। ये एक स्टेटमेंट इस पूरे टॉपिक को कवर करते, यानी हमारे पास जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे, पोलर सोल्यूट होंगे, वो पोलर सॉल्वेंट में बेटर तरीके से डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सोल्यूट होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेटर तरीके से डिसॉल्व होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर इसका क्या वो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू सॉल्युबिलिटी, यानी अगर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि गैस के केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड किस कंडीशन को कहते हैं, व्हेन मोर सोल्यूट इज एडेड टू सेचुरेटेड सोल्यूशन एट अ हायर टेम्परेचर। जब एक हायर टेम्परेचर के ऊपर हम एक सेचुरेटेड सोल्यूशन में अग और सोल्यूट डालते हैं, यानी ज्यादा सोल्यूट डालते हैं मिकदार से ज्यादा, तो उसको कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ चीता इज अ 112 किलोमीटर पर हावर। एवरेज स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन इन जापान इज 500 किलोमीटर पर हावर। एवरेज स्पीड ऑफ फास्टेस्ट सहारन सिल्वर एंट इज 3.1 किलोमीटर पर हावर। और एवरेज स्पीड ऑफ स्पेस रॉकेट इज अ 40,000 किलोमीटर पर हावर। ये डिफरेंट एवरेज स्पीड है जो कि क्लास 7 के बुक में रिपीट हुई है, तो ये सब मैंने यहाँ पर एक इकट्ठा एक चार्ट की फॉर्म में लिख दी, तो इसको ज़रूर याद कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और इसका जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहे तो ये हो जाएगा, इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये v मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू s, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और अब जो स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। मीटर डिस्टेंस का है और सेकेंड टाइम का है, तो इन दोनों को अगर हम लिखेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। एस आई का जो सिस्टम है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट्स का जो सिस्टम है वो कब इंट्रोड्यूस किया, वो कब उसकी मीटिंग बुलाई गई थी 1960 में। डिफरेंट जो कंट्रीज के साइंटिस्ट थे वो बैठे थे, इकट्ठे हुए थे पेरिस में 1960 में, और फिर उन्होंने मुतफ़िका तौर पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास ओडोमीटर। ओडोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इट मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, यानी जो कार के अंदर जो ओडोमीटर होता है वो जो डिस्टेंस कार ट्रेवल करता है उसमें उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं ओडोमीटर। और नेक्स्ट है हमारे पास स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो हमारे पास स्पीड को मेजर करता है कार की। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स। फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन, और फोर्स की जो डिफिनेशन है वो है सिंपली अगर हम कहें तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और इसका जो फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू एम ए, और इसी के मुताबिक जो फोर्स की हमारे पास जो बेसिक यूनिट बनती है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमारे पास जो थर्ड लॉ ऑफ एक्शन क्लास 7 में डिस्कस हुआ है तो वो है हमारे पास, वैसे तो तीन लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन यहाँ पर जो रिपीट हुआ है वो है एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन, यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो रिपीट हुआ है, तो इस स्टेटमेंट को याद कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंपॉर्टेंट है और हर
टेस्ट में इससे एक एमसीक्यूज आता है। तो इसका है हमारे पास मैकेनिकल वेव, वो वेव्स होते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही, जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और वो मीडियम में ही ट्रेवल करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जो कि मीडियम में भी ट्रेवल कर सकते हैं और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। वैक्यूम का मतलब स्पेस, यानी स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स के जो एग्जांपल है वो है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सेस्मिक वेव्स। और ये हमारे पास लंगिट्यूडनल भी हो सकते हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं। मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि ट्रांसवर्स कौन से हैं और लंगिट्यूडनल कौन से हैं। लेकिन यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो है हमारे पास लाइट वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, माइक्रोवेव्स है और एक्स रेज है। अच्छा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये सब वैक्यूम में अगर हम उसको छोड़े तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो अगर वैक्यूम में हम छोड़े तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेगी। अच्छा, जो लंगिट्यूडनल जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं उसमें हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। और जो लंगिट्यूडनल वेव्स होते हैं उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमारे पास होती है। और लंगिट्यूडनल वेव्स की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है साउंड वेव्स, सेस्मिक वेव्स, यानी जो अर्थक्वेक वेव्स होती है उसको सेस्मिक वेव्स कहते हैं। स्प्रिंग वेव्स होते हैं और सुनामी वेव्स। ये सब किस चीज़ के एग्जांपल है? लंगिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है। और अब अगर हम देखें ट्रांसवर्स वेव्स के एग्जांपल को तो इसमें हमारे पास आता है स्ट्रिंग वेव्स है, वाटर वेव्स है एंड ऑल अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर स्ट्रिंग वेव्स। यानी स्ट्रिंग वेव्स, वाटर वेव्स और इसके साथ जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है लाइक माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, लाइट रेज, वो सब किया है, वो सब हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स है। अच्छा, ये जो सेस्मिक वेव्स है इसमें एक एक्सेप्शन है। ये हमारे पास लंगिट्यूडनल वेव भी हो सकते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये लंगिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रेवल करते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में ये स्लोली मूवमेंट करते हैं। यानी ये जब ज़मीन के सरफेस तक आते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में तो ये बहुत स्लो आते हैं। और जो अगर ये लंगिट्यूडनल वेव की फॉर्म में आते हैं तो ये बहुत तेज़ी के साथ आते हैं। तो अक्सर हम जब सेस्मोग्राफ के थ्रू हम या सेस्मोमीटर के थ्रू हम जब ये मेजर करते हैं ये सिस्मिक वेव्स, तो कभी इसका जो शिद्दत के साथ जब ये आए होते तो उस वक्त लंगिट्यूडनल वेव्स होते हैं और जब इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिर कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज है वेव्स के रिलेटेड, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। जो हमारे पास कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो लेंथ होती है उसको कहते हैं वेवलेंथ। यानी ये हमारे पास एक क्रस्ट है और ये हमारे पास दूसरा क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में ये जो लेंथ है उसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर ये देखे ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया वेवलेंथ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास और वेवलेंथ को हम लेमडा के साथ वो कर डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो है मीटर। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी एक पॉइंट के थ्रू 1 सेकेंड में कितने वेव्स पास होते हैं, इन इन प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टी। एन हमारे पास है नंबर ऑफ वेव्स और टी है हमारे पास यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड भी हम ले सकते हैं या 1 मिनट भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और इसकी जो यूनिट है हमारे पास वो है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स है वो है हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ डैश डैश डैश, तो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। ये वो टाइम होता है जो एक पॉइंट के थ्रू एक वेव को पास करने में लगता है, उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो है टी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय अ वेव डिवाइडेड बाय एन। एन है यानी नंबर ऑफ वेव्स, कि कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं, और इसकी जो यूनिट है वो है सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम द नियर पोजीशन या फ्रॉम द मीन पोजीशन, सॉरी यहाँ पर ये है मीन पोजीशन। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये हमारे पास वो
मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो मैक्सिमम ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। या अगर ये नीचे की तरफ भी होती तो यहाँ पर जो एक मीन और एक्सट्रीम के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम कहते थे एम्पलीट्यूड। और यहाँ से हमारे पास एक और भी चीज निकल आती है और वो है एफ एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन है और इससे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिच ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड हमारे पास क्या होती है, यानी कुछ आवाज़ें हमारे पास होती है जो कि बारीक होती है और कुछ आवाज़ें होती है जो कि वो हमारे पास वो क्या कहते हैं उसे ग्रेव साउंड कहते हैं, यानी वो जो मजबूत होती है, भारी आवाज़ जो होती है। और ये जो पिच है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अक्सर अगर हम देखें तो इसके टू टाइप्स होते हैं पिच के, एक हमारे पास श्रेल साउंड होती है और एक हमारे पास ग्रेव साउंड होती है। श्रेल साउंड वो बारीक साउंड होते हैं जो कि अक्सर लड़कियों की आवाज़ होती है, या जो बर्ड्स की जो चैरपिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो श्रेल साउंड में आती है। और ग्रेव साउंड में हमारे पास क्या आता है, जो मर्दों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी मजबूत होती है, रुबदार होती है, तो उसको ग्रेव साउंड कहते हैं। या लायन का जो गाना होता है, जो रोर होता है, वो क्या होता है, वो ग्रेव साउंड होता है। तो ग्रेव साउंड में हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी इसलिए पिच ज़्यादा होता है, और श्रेल साउंड में हमारे पास फ्रिक्वेंसी कम तो पिच भी वहाँ पर कम होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स। पिच ऑफ साउंड किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता था। और लाउडनेस ऑफ साउंड किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही लाउड होगा वो साउंड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इको। इको क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। और ये हमारे पास 0.1 सेकंड के बाद रिपीट होती है। और जो स्पीकर और रिफ्लेक्टिंग सोर्स, यानी जहाँ से ये साउंड रिफ्लेक्ट होगा और जहाँ से ये बंदा बात करेगा, उन दोनों के बीच में अगर 17 मीटर का फासला हो तो ही इको होगा। 17 मीटर का फासला होना चाहिए। और 0 पॉइंट अगर 17 मीटर का फासला है तो टाइम गैप जो होगा वो होगा 0.1 सेकेंड। ये है पूरे इको से ये 3 पॉइंट आते हैं, एक रिपीटेशन ऑफ साउंड, एक 17 मीटर का फासला होना चाहिए, और तीसरा अगर 17 मीटर का फासला है तो टाइम गैप कितना होगा, 0.1 सेकेंड। दैट्स ऑल अबाउट इको। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी होती है, और इसको हम नाप करते हैं यानी मेजर करते हैं थ्रू थर्मोमीटर। और इसका जो एस आई यूनिट है वो है केल्विन। वैसे इसके और भी दो यूनिट है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। लेकिन केल्विन जो है वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है, एस आई यूनिट है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो जो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग पॉइंट होती है, यानी जो लिक्विड होती है वो फ्रीज हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम केल्विन में उसकी बात करें तो वो 273 केल्विन में होती है, यानी 273 केल्विन से ही हमारे पास केल्विन का स्केल शुरू हो जाता है। और थर्ड जो हमारे पास है वो है फ़ारेनहाइट, और ये 32 फ़ारेनहाइट हमारा, यानी फ़ारेनहाइट का जो स्केल है वो 32 से शुरू हो जाता है। तो 32 फ़ारेनहाइट पे हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होती है, 273 केल्विन पे भी हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट तो ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला खत्म हो गया। और दूसरा ये कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है अगर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन के बराबर होती है, अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो वो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। और इस तरीके से फिर मैंने ये बॉइलिंग पॉइंट भी मैंने वाटर का वो किया हुआ है, निकाला हुआ है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 212 फ़ारेनहाइट निकलता है। अगर हम केल्विन में देखें तो 373 केल्विन निकलता है। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होना शुरू कर देते हैं। अब एक पॉइंट और जो इन दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारे पास सेंटीग्रेड में 100 डिवीजन होती है, यानी दो पॉइंट्स के बीच में दो, एक सेंटीग्रेड और दो सेंटीग्रेड, इन दोनों के बीच में कितने डिवीजन होती है, 100 डिवीजन होती है। और अगर हम केल्विन की बात करें तो इस तरह, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास 100 डिवीजन होती है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिवीजन होती है वो 180 डिवीजन होती है। इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो फ़ारेनहाइट की ज़्यादा आ रहा है। हालांकि ये 100 अगर आता तो ये हमारे पास 132 आता,
लेकिन यहाँ पर ये 212 आ रहा है ड्यू टू दिस रीज़न कि यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में जो डिवीजन होती है वो 180 होती है। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमारे पास इंक्रीज आएगा फ़ारेनहाइट में वो 1.8 आएगा, तो इस हिसाब से आपने उसको आगे लेके जाना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास केल्विन से अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला ये है, और फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का फार्मूला ये है। इसके थ्रू आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट टेम्परेचर। आई होप टेम्परेचर में आपको कोई भी वो मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हीट। हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू कोल्ड बॉडी। यानी वो जो हार्ट से कोल्ड बॉडी की तरफ होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, ये कभी कभी कोल्ड टू हार्ट बॉडी भी होता है। अक्सर अगर हम देखते हैं तो जब भी हम फ्रिज से पानी ठंडा पानी निकालते हैं तो वहाँ से वो कोल्ड बॉडी से वो शुरू होती है हॉट बॉडी की तरफ। तो इट्स अ टू डायमेंशनल, लेकिन अक्सर ये हार्ड टू कोल्ड बॉडी होती है। और इसका जो यूनिट है वो है जॉल। और ये जेम्स प्रेस्कॉट जो कि इंग्लिश फिजिस्ट और मैथमेटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था जॉल हीट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 3 प्रोसेस है हीट के, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कंडक्शन। इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। यानी इसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल होते हैं, और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल हमारे पास कहाँ पर होते हैं? सॉलिड में होते हैं। यानी कंडक्शन मोस्टली अकर्स इन द सॉलिड। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट होती है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। यानी इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। और ये कहाँ पर पॉसिबल होता है? ये फ्लूइड्स के अंदर पॉसिबल होता है। अब फ्लूइड के अंदर हमारे पास लिक्विड भी आते हैं और गैस भी आते हैं। यानी लिक्विड और गैस में हमारे पास कन्वेक्शन के थ्रू होती है, और कंडक्शन सॉलिड में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस विदाउट हैविंग अ मटेरियल मीडियम। यानी कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, फिर भी हमारे पास हॉट से कोल्ड प्लेस की तरफ हीट ट्रांसफर करती है। और इसका जो एग्जांपल है वो है हमारे पास सन। सन से यहाँ पर डायरेक्टली आती है और हमें वो जो हीट होती है वो पहुंचा देती है, ट्रांसफर कर देती है। और या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग मैटर। यानी उसमें कोई मैटर इन्वॉल्व नहीं होता। जिस तरह के ऊपर हम देखते हैं तो कंडक्शन सॉलिड में होती है और कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई मैटर इन्वॉल्व नहीं है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 90% ऑफ नेचुरल डिजास्टर कॉज्ड बाय वाटर, और 70% ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। यह है, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। ये एक चार्ट था, वहाँ से मैंने ये पिक किया हुआ है जहाँ पर वाटर की इंपॉर्टेंस लिखी गई थी। तो 90% जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो वाटर से काज होते हैं, और 70% जो वाटर है वो यूज होती है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन किसे कहते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं? कंस्टिलेशन। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी अगर वीडियो थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो रही है। मैं पूरा स्पीड के साथ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी 7th और 8th का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं कोई चीज़ स्किप कर दूँ। और क्योंकि अगर मैं अभी कोई चीज़ स्किप करूँगा तो शायद वो एमसीक्यूज में आ जाए और वो आप लोगों से फिर रह जाए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई विल फील गिल्टी। तो इस वजह से थोड़ा सा तहम्मुल आप लोग भी अपने अपने अंदर पैदा कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग उसको सुन नहीं रहे हो, उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, तो अल्टीमेटली उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ना मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा और ना आप लोग को कोई फ़ायदा मिलेगा। सो आप लोगों ने तहम्मुल से उसको देखना है और सुनना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 8। अच्छा, क्लास 8 के साइंस में सबसे पहले है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में 0.04% प्रेजेंस है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? इट इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ में जो इंक्रीज आती है उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पेचर एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, दीज आर द टू टाइप ऑफ प्लांट्स डेट प्रे अपॉन इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को प्रे करते हैं। पेचर एंड वेनस फ्लाई ट्रैप अक्सर ये पॉलिनेशन के थ्रू होता है, पॉलिनेशन में ही ये प्रे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस किसे कहते हैं? इट इज अ मेंबर व्हेन मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर एंड एटलीस्ट वन गेट्स बेनिफिट फ्रॉम अदर। यानी सिम्बायोसिस हमारे पास वो टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इकट्ठे रहते हैं और एटलीस्ट एक दूसरे से फायदा उठाए।
यानी दोनों भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे से फ़ायदा उठाए। तो उस टाइप ऑफ रिलेशन को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। अच्छा जी, सिम्बायोसिस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास पैरासिटिज्म, दूसरा है म्यूचुअलिज्म एंड तीसरा है कमेंसलिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है? वन गेट्स बेनिफिट एंड कॉज हार्म टू अदर। एक उसमें फ़ायदा उठाता है और दूसरा उसको नुकसान पहुंचता है। यानी मस्कीटो, लीच और लेवर फ्लूक। मस्कीटो हमारा क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो बाइट करता है, उसे फायदा पहुंचता है, वो ब्लड लेता है, सक करता है, और हमें क्या होता है? नुकसान पहुंचाता है, एचिंग होती है और डिफरेंट बीमारियां लगती है। दूसरा है हमारे पास म्यूचुअलिज्म, यानी बोथ मेंबर्स गेट्स बेनिफिट। इसमें हमारे पास जो दोनों मेंबर होते हैं वो बेनिफिट हासिल करते हैं, यानी फायदा हासिल करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये जो हमारे गट में जो इंटेस्टाइन में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के गट में या इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया लिव करता है, एक बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया खुराक हासिल करता है, जो खुराक हम खाते हैं वहाँ से वो खुराक हासिल करता है, और उसके नतीजे में वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो विटामिन प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। यानी आई थिंक इट इज़ विटामिन के। विटामिन के इज़ प्रोड्यूस बाय दिस बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है हमारे पास कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? इसमें हमारे पास एक मेंबर जो होता है उसको फायदा पहुंचता है, और दूसरा जो मेंबर होता है उसको ना फायदा पहुंचता है और ना नुकसान पहुंचता है। यानी एक मेंबर को फायदा पहुंचता है, दूसरे मेंबर को ना फायदा होता है और ना नुकसान होता है। और इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है बर्ड बिल्डिंग नेस्ट। यानी उससे बर्ड को तो फायदा होगा, लेकिन किसी और को नुकसान नहीं होता, उससे ना कोई फायदा होता है। तो इस टाइप की रिलेशन को क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म। और ये तीनों क्या है? सिम्बायोसिस के टाइप्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? इट इज अ प्लांटिंग अ फॉरेस्ट ऑन लैंड वेयर देयर वाज नो फॉरेस्ट। एफॉरेस्टेशन हमारे पास जब हम किसी ऐसे जगह पर पौधे या फॉरेस्ट उगाते हैं जहाँ पर उससे पहले कोई फॉरेस्ट नहीं था, उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। यानी सिरे से अगर हम कोई फॉरेस्ट उगाते तो उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। रिफॉरेस्टेशन किस चीज़ को कहते हैं? कि वहाँ पर फॉरेस्ट मौजूद था, लेकिन कुछ दरख्त वहाँ पर काटे गए थे, या कुछ जगह वहाँ पर खाली थी, तो वहाँ पर लोग वो जो पौधे उगाते हैं, जो फॉरेस्ट उगाते हैं, तो उसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कि द रिमूवल ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस सिस्टम से कुछ पॉइंट्स है। एक है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? इट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। यानी ये हमारे बॉडी से मैसेज लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक हमारे पास ब्रेन, और दूसरा है हमारे पास स्पाइनल कार्ड। इन दोनों तक जो मैसेजेस पहुंचाते हैं पूरे बॉडी से, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और फिर दूसरा है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? वहाँ पर जो मैसेज उसे मिल जाती है सीएनएस में, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो मैसेज मिल जाती है, वो मैसेज फिर पूरी बॉडी तक कौन लेके आता है? वो मोटर न्यूरॉन लेके आता है। और फिर एक तीसरा भी टाइप है, वो कहते हैं एंटर न्यूरॉन। एंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन। वो हमारे पास जो सीएनएस के अंदर जो वो होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेन के से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव है। एक है सेरेब्रम। सेरेब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, और सेरेबेलम जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। और सेरेब्रम का जो फंक्शन है वो क्या है? वो है मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड रीजनिंग एटसेट्रा। और सेरेबेलम का काम क्या है? कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, और वॉलंटरी जो मूवमेंट होती है हमारे पास, उसको वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो हम चलते हैं, सीधा चलते हैं, कोई एक तरफ टिल्ट होकर चलता है, कोई दूसरी तरफ टिल्ट होकर चलता है, तो जो मूवमेंट होते हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सेरेबेलम कंट्रोल करती है। अक्सर एक एमसीक्यूज आता था पहले, वो होता था कि द जर्की एंड शीकी मूवमेंट इज रिलेटेड विद द सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडोला ऑब्लंगेटा या पोन्स। तो उसमें जो करेक्ट वो था ऑप्शन था, वो था सेरेबेलम। यानी जर्की और शी की मूवमेंट जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं? इट इज द डिफेक्ट ऑफ सेरेबेलम। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और मूड एंड इमोशन को कंट्रोल करता है। यानी जो मूड स्विंग्स होते हैं लोगों को, और जो इमोशनल जो चीज़ें होती है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मेडोला ओब्लंगेटा। मेडोला ओब्लंगेटा का काम क्या है? जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी वर्क्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, यानी हमारा हार्ट बीट हो गया, इनवॉलंटरी वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उसको वो कंट्रोल करता है।
हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, स्वालोइंग हो गया, ये सब किया है, ये हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस है। और इसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करती है, यानी जो एब्रप्ट रिएक्शन होता है आप किसी चीज को, जो अचानक सडन जो रिएक्शन देते हो उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। यानी अगर कोई आपके सामने इस तरह हाथ घुमाता है तो आपकी आंखें अचानक से झपकती है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सडन रिस्पांस आप उसको दे रहे हो, तो ऐसे सडन रिस्पांस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और वो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? वो स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करती है। अच्छा, यहाँ पर होता है ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अगर हम स्पाइनल कार्ड की बात करें तो वहां पर ग्रे मैटर क्या होती है? इनर साइड में होती है, और व्हाइट मैटर क्या होती है? आउटसाइड में होती है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो इन दोनों चीजों को हमने उल्टा देना है। ग्रे मैटर ब्रेन में आउटसाइड होती है, और व्हाइट मैटर ब्रेन में इनसाइड होती है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, साथ साथ में आप लोगों ने उसको भी पैक करना है और नोट डाउन करना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं आप लोगों ने। क्योंकि इसके भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो स्पाइनल कार्ड का पूछे, आपसे ब्रेन का भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग के माइंड में होना चाहिए कि स्पाइनल कार्ड वाला जो भी केस है वो वहाँ पर उलट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, और इसका जो टोटल तादाद है वो 12 है, यानी 12 पेयर्स में होती है, 12 पेयर्स में, और टोटल जो है वो 24 है। और नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स एट ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, और वो 31 पेयर्स में होते हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो वो 62 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसको हमने डिस्कस करना है। एक है हेरिडेटरी। हेरिडेटरी किसे कहते हैं? इट इज अ पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेट्स, जो खूबीज पास करती है, जो आदात पास करती है, उसको क्या कहते हैं? हेरिडेटरी कहते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? ये हमारे पास इट इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी हाउ ट्रेट्स आर पास्ड। यानी वो फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम ये सीखते हैं कि हम नए ट्रेट्स को किस तरीके से पास करते हैं। ये ट्रेट्स जो होते हैं ये किस तरीके से पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इस स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन है 46 क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन से और डीएनए से। और इसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन का नाम भी आप लोगों ने जरूर याद करना है, हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक 5 कार्बन शुगर होती है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये जो 5 कार्बन शुगर रिंग होती है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक राइबोस शुगर होता है, एक डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर आरएनए के अंदर मौजूद होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। और जो डीऑक्सी राइबोस है ये डीएनए के अंदर मौजूद होता है। और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है ये हमारे पास 4 होते हैं: एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थियामीन। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थियामीन, ये 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है। और इसमें जो एडेनिन होता है वो थियामीन के साथ बॉन्ड बनाता है। एडेनिन थियामीन के साथ बॉन्ड बनाता है। और जो थियामीन होता है, सॉरी, जो साइटोसिन होता है वो गवानीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये साथ साथ में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी करूँ, थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन भी उसका दे रहा हूँ जहाँ जहाँ से एमसीक्यूज की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस 4 होते हैं: एडेनिन, एडेनिन, थियामीन, साइटोसिन, गवानीन। एडेनिन और थियामीन साथ में बॉन्ड बनाते हैं, और साइटोसिन और गवानीन साथ में बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी इसमें 2 डॉटर सेल हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं सेल की डिवीजन से। अच्छा, इसके हमारे पास टाइप्स हैं, और वो जो फेजेस है वो कौन कौन से है? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। प्रोफेज में क्या होता है? उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, और डीएनए रिप्लिकेट हो जाती है, यानी डीएनए 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, अपने आप को कॉपी कर देती है। इसको डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में फिर क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपोजिट, जो क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं वो एक पोल से दूसरे पोल वाले आपस में एलाइन हो जाते हैं एट द सेंटर ऑफ सेल। एलाइन के मतलब वो जॉइंट हो जाते हैं सेंट्रोमियर में। और नेक्स्ट होता है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है, यानी जो मिड पोजीशन होती है क्रोमोसोम की, वो स्प्लिट हो जाती है। और जो क्रोमेटिड होते हैं ऊपर वाले अलग हो जाते हैं और नीचे वाले अलग हो जाते हैं।
नीचे वाले नीचे पोल की तरफ आ जाते हैं और ऊपर वाले ऊपर पोल की तरफ चले जाते हैं। और लास्ट में जो फेज होता है उसको कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में फिर क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो अनकायल हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि वो जो डिसअपियर होते हैं वहाँ पर वो एक लाइन आ जाती है, और फिर वो लाइन जो होती है वो बीच में से कट जाती है, यानी ऊपर वाला एक सेपरेट सेल बन जाता है और नीचे वाला एक सेपरेट सेल बन जाता है। इस तरीके से वो जो साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही वो डॉटर सेल आपस में जुदा होते हैं, यानी ऊपर वाला सेपरेट डॉटर सेल बन जाता है और नीचे वाला सेपरेट डॉटर सेल बन जाता है। इसको कहते हैं माइटोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास मियासिस का प्रोसेस। और ये जो मियासिस 2 है, पहले से मैं बता रहा हूँ, मियासिस 2 जो है वो सेम टू सेम माइटोसिस की तरह है। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो है मियासिस 1। मियासिस 1 में क्या होता है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, यानी हाफ गिमिड्स बन जाते हैं। वहाँ पर ऊपर माइटोसिस में 2 गिमिड्स बनती थी, एक सेल से 2 सेल बन जाते थे, और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 46 है ह्यूमन के अंदर, तो वो 23 हो जाएंगे। सिंपल ये बात है, ये मतलब है उसका। सबसे पहले प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपीयर्स, इसमें क्रोमोसोम आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स पेयर विथ ईच अदर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम होते हैं यानी एक जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में पेयर अप हो जाते हैं, और जो सेगमेंट्स होते हैं वो उसको एक्सचेंज करते हैं, यानी एक पार्ट, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट से वो चेंज करता है, वो उससे वो वाला पार्ट लेता है और ये अपना पार्ट उसे देता है। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी एक पार्ट, एक क्रोमोसोम का एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के दूसरे पार्ट से एक्सचेंज होता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो वेरिएशन है वो आ जाती है। वेरिएशन का मतलब कि जो चीज़ें जो डिफरेंस होती है वो डिफरेंस आ जाती है, यहाँ पर क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंस आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज 1 में क्या होता है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स एट अ सेंटर ऑफ अ सेल। जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं वो पेयर अपने आप को सेल के सेंटर में अलाइन करते हैं, अरेंज करते हैं, जॉइंट होते हैं। और फिर होता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, वो जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था। और फिर ईच पोल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज ऑफ पेरेंटल सेल। और फिर पेरेंटल सेल के जो फॉर एग्जांपल अगर टू लेट्स एज्यूम के पेरेंटल सेल में 2 क्रोमोसोम्स आए, तो हर पोल एक क्रोमोसोम रिसीव करेगा, यानी अपर पोल भी एक रिसीव करेगा और लोअर पोल भी एक रिसीव करेगा। ये यानी इस तरीके से इसमें क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ ग्विमिड्स आ जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है इन क्रोमोसोम्स पर के ऊपर, यानी जो ऊपर पोल वाले होते हैं और जो लोअर पोल वाले होते हैं उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके से 2 डॉटर सेल हमारे पास बन जाते हैं विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी ऊपर वाला जो डॉटर सेल होता है उसके पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी एक क्रोमोसोम उधर चला गया था और एक क्रोमोसोम नीचे आ गया था। तो इस तरीके से दो डॉटर सेल हमारे पास बन जाते हैं जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द मियासिस एंड मेटासिस। वहाँ पर जो होते थे मेटासिस में, वहाँ पर टू डॉटर सेल फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ले जाते थे, जो 2 डॉटर सेल बन जाते थे वो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके जाते थे। और यहाँ पर मियासिस में जो 2 डॉटर सेल बन जाते हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मियासिस 2 इज सेम एज मेटासिस, जिस तरह के मैंने पहले बताया था आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास GMO, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें चीज़ होता है। यानी GMO चीज़ जो है इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग एन एंजाइम कैमोसिन। इसके बनाने में जो एंजाइम यूज़ होता है उसको कहते हैं कैमोसिन, और ये एज अ क्लॉटिंग एजेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन इज द फर्स्ट एवर बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन। ये बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन में सबसे पहले जो मेडिसिन है वो कौन सा है, इंसुलिन है। 1982 में ये डिस्कवर हुई थी। फिर है ग्रुप 1 की जो मेटल्स है उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के जो मेटल्स है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 7 के जो मेटल्स है, ग्रुप 7A के, उसको कहते हैं हेलोजन्स। और ग्रुप 0 या उसको कहते हैं ग्रुप 8A के जो मेंबर है उसको कहते हैं नोबल गैसेस।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इवॉल्व हीट और लाइट एनर्जी, उसमें हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी इवॉल्व होती है, जिस तरह के बर्निंग रिएक्शन हो गया। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में यही हाइट एनर्जी और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसका एग्जांपल है हमारे पास CaCO3 इज इक्वल टू, जिसमें हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और ये जो बर्निंग का रिएक्शन है, जिसमें जो कंबस्टन रिएक्शन है, जिसमें मीथेन है प्लस 2 ऑक्सीजन है, ये हमारे पास बनाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। और इसके साथ साथ हमारे पास हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी एनर्जी भी हमारे पास ये प्रोड्यूस करते हैं। यानी एक्सोथर्मिक में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एंडोथर्मिक में हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल वो दोनों आपस में जो कनेक्ट करते हैं, इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। NaHCO3 इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं और ये एज एंटी एसिड यूज होता है। Na2CO4 यानी जो इसको क्लीनिंग एजेंट भी कहते हैं, और ये है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। यह है सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारे पास एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो दो एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, उसके नतीजे में जो बॉन्ड फॉर्म होती है, उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एसिड एंड बेस। एसिड हमारे पास कौन सा होता है, जो डोनेट हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ये उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और बेस कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास जो OH को वो डोनेट करते हैं, या उसमें OH मौजूद होता है। और इसका जो टेस्ट होता है एसिड का, वो सोर होता है। और जो बेस का जो टेस्ट होता है वो बाइटर होता है। बाइटर मतलब जो स्पाइसी होता है। और सोर का मतलब होता है कि जो तुर्श होता है। और फार्मिक एसिड जो होता है, इसका जो फार्मूला है वो है HC डबल बॉन्ड OH। और ये हमारे पास 20 टैंक में मौजूद है। यानी जब हमें मक्की काटती है, तो वहाँ पर ये जो एसिड होती है, उसको कहते हैं फार्मिक एसिड, या फर्मिक भी कहते हैं, HC OH उसको कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास बेस में है, इसका एग्जांपल है हमारे पास MgOH2। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास साल्ट। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म साल्ट। साल्ट हमारे पास कैसे बनता है, जब सॉलिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास साल्ट बनता है। और एप्पल के अंदर कौन सा एसिड मौजूद होता है, मेलिक एसिड मौजूद होता है। रिमेंबर दिस नेम, मेलिक एसिड विच इज फाउंड इन एप्पल। अच्छा, अगला है हमारे पास डबल साल्ट। डबल साल्ट कैसे कहते हैं, अ साल्ट दैट कंटेन टू डिफरेंट एनाइन और केटाइन इज कॉल्ड डबल साल्ट। यानी वो साल्ट जिसमें दो डिफरेंट एनाइन या केटाइन होते हैं, उसको कहते हैं डबल साल्ट। यानी जिस तरह डोलोमाइट इसका एग्जांपल है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी इसके अंदर मौजूद है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इसके अंदर मौजूद है। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ जो आयंस है, ये इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल साल्ट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो डिटेक्शन टेस्ट है। एक है हमारे पास एसिड और बेस का डिटेक्शन टेस्ट है। एक हम डिटेक्शन करते हैं लेटमस पेपर से। लेटमस पेपर जब इट डिटेक्ट एसिड और बेस, और ये जब रेड कलर शो करता है, तो इसका मतलब है कि ये एसिड है। और जब लेटमस पेपर इट टर्न्स टू ब्लू कलर, तो इसका मतलब है कि ये बेस है। और दूसरा है इसका जो डिटेक्शन टेस्ट हम करते हैं, वो है फिनाफ्थलीन से। फिनाफ्थलीन जब कलरलेस शो करता है सोल्यूशन में, तो उसका मतलब है कि ये एसिड है। और जब वो किसी भी एसिड के साथ उसको या बेस के साथ उसको मिलाते हैं, तो वो अगर पिंक कलर देता है, तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास बेस है। नेक्स्ट है हमारे पास फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन कोला ड्रिंक्स। और जो कार्बोनिक एसिड है, इट इज यूज्ड इन फिजी ड्रिंक्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पीएच ऑफ एसिड क्या होती है, लेस देन 7 होती है। बेस की ग्रेटर देन 7 होती है, और ये ग्रेटर देन 7 अप टू 14। और न्यूट्रल हमारे पास 7 पीएच होता है। 7 पीएच जब होता है, तो उसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। पास्कल जो है, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। और इसका जो फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A, यानी फोर्स अंडर एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं प्रेशर। और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और एरिया का है मीटर स्क्वायर।
और हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, कितने पास्कल के बराबर होता है, वो है 10 13 25 पास्कल के बराबर होता है। बायोवेंसी या अपथ्रस्ट क्या होता है? इट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड दैट अपोजेस द वेट ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जब भी कोई चीज पानी के अंदर डूबती है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, उस अपवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं या बायोवेंसी फोर्स कहते हैं। A material that absorb all kind of light appears black। वो मटेरियल जो कि हर तरह का लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसको वो कौन सा कलर होता है? वो ब्लैक कलर होता है। यानी ब्लैक कलर जो है वो वो मटेरियल जो कि वो मटेरियल ब्लैक कलर के होंगे जो हर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। और ये हम वोल्ट के साथ, वोल्ट इसका यूनिट है और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। और नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द अपोजिशन टू द मोशन ऑफ चार्जेस, यानी मोशन ऑफ चार्जेस को जो अपोजिशन फेस करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो है आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 1, यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। और इसको हम ओहम के साथ डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट बनता है वो है वोल्ट पर एम्पेयर। वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट है और एम्पेयर का जो यूनिट है वो है, सॉरी, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो इसका जो टोटल यूनिट बनता है वो है वोल्ट पर एम्पेयर। डेथ ऑफ स्टार्स अकर्स व्हेन न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूज्ड अप। जब भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन को यूज किया जाता है तब हमारे पास स्टार्स की डेथ हो जाती है। एंड ओवर सोलर सिस्टम इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये तीनों पॉइंट्स। हमारा जो मिल्की वे, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ ऑफ स्टार और बर्न ऑफ स्टार। हमारे पास स्टार्स बर्न कब होते हैं? व्हेन गैसियस क्लाउड्स कंट्रैक्ट ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी। जब हमारे पास जो गैसियस क्लाउड होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, किस वजह से कंट्रैक्ट होते हैं? पुल ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो इसके नतीजे में हमारे पास रिजल्ट में क्या बर्न हो जाता है? स्टार बर्न हो जाता है, स्टार पैदा हो जाता है। और डेथ ऑफ स्टार कब होती है? जब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन यूज हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? हमारे पास डेथ हो जाती है स्टार्स की। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द सन वॉज फॉर्म्ड ऑफ स्टेलर गैस एंड डस्ट एंड विल टर्न इनटू अ वाइट ड्वार्फ। सन जो है ये हमारे पास स्टेलर गैस और डस्ट से बना हुआ है और ये हमारे पास एक वाइट ड्वार्फ में टर्न होगा। जब भी इसकी डेथ होगी तो ये वाइट डॉर्फ में इसकी टर्न होगा, ये वाइट डॉर्फ में चेंज हो जाएगा। ये था हमारे पास क्लास 7 और क्लास 8 का पूरा साइंस। इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करे और आप सबको भी अल्लाह ताला बहुत बहुत कामयाबियाँ दे, बहुत कामयाब करे। सो एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अजीज़ की तरफ से आप सब के लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको अपना चैनल समझ के आगे दूसरों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों ने थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए भी करना है। इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट मैथ्स के वीडियो में।